Hello students, welcome to our an amazing channel SR Academy। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है साउंड। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 होगा। लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 में हम ऑलरेडी अपने चैप्टर के मैक्सिमम पार्ट को कवर कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लास्ट जो हमारा ईयर वाला कॉन्सेप्ट है हम उसको समझेंगे। अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में डिस्कस करें, सबसे पहले रिकॉल करें ताकि हम उसको समराइज कर लें, याद कर लें, तो जिससे हमें वो चीजें भूलने में ना आए, हम अपने आगे के कॉन्सेप्ट में भी उसका यूज कर सके। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने वहां पे किसके बारे में पढ़ा था? सोनिक बूम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि जो हमारा सोनिक बूम है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? बुलेट्स की वजह से, एयरक्राफ्ट्स की वजह से। और जो हमारे बड़े बड़े एरोप्लेन्स होते हैं, जेट्स प्लेन्स होते हैं, उनकी वजह से हमें सोनिक बूम आवाज सुनने को आवाज देती है। तो सोनिक बूम होता क्या है? जब हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा हो जाती है, किससे? साउंड की स्पीड से। तो उसकी वजह से हमारा एक नॉइज शोर यानी प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोनिक बूम बोलते हैं। उसी के साथ साथ हमने वहां पे इको के बारे में पढ़ा। इको क्या होता है? मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मतलब जो हमारी साउंड की रिफ्लेक्शन है वो मल्टीपल टाइम्स होगी, बार बार होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इको बोलेंगे। तो सोनिक बूम इको के बाद हमने वहां पे पढ़ा था रिवर्बिरेशन के बारे में। रिवर्बिरेशन क्या था? हमारा वो प्रोसेस था जब भी हमारी कोई साउंड प्रोड्यूस होती है किसी भी हॉल्स में, ऑडिटोरियम्स में, तो वो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट के बंद होने के बाद भी लंबे समय तक बनी रहती है, जिसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? पैनल्स का यूज करते हैं, कर्टेन्स का यूज करते हैं, विंडोज पे, डोर्स पे, कारपेट को लगाते हैं फ्लोर पे। साथ ही साथ सीड को हम ऐसी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट सॉफ्ट मटेरियल से बनाते हैं कि जिससे ज्यादा से ज्यादा साउंड हमारी एब्जॉर्ब हो सके और किसी भी तरीके की कोई ओवरलैपिंग ना हो साउंड्स के बीच में। साथ ही साथ हमने वहां पे एक और पढ़ा था रेंज ऑफ हियरिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने ये देखा था कि जो ह्यूमन की हियरिंग की रेंज होती है वो होती है कितनी? 20 हर्ट्ज टू लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। जिसमें हमने देखा अगर कोई भी रेंज जो है या फिर कोई भी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है तो उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। और अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। साथ ही साथ हमने लास्ट में एक और चीज के बारे में पढ़ा था, वो था हमारा हियरिंग एड। ये एक तरीके की मशीन होती है जिसको वो पर्सन्स लगाते हैं जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है या जिनको कम सुनाई देता है। क्योंकि हियरिंग एड में क्या होता है, जो भी हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है वो माइक्रोफोन से रिफ्लेक्ट होते हुए एम्पलीफायर से एम्पलीफाइड हो करके हमारे स्पीकर तक पहुंचती है ताकि हमें चीजें सुनाई दे। अब बारी आती है आज के लेक्चर में क्या कवर करेंगे। मतलब हमने पहले प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करा, उसमें ये देखा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। तो अब हम बात करेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड, मतलब आज के लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशंस, क्योंकि हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, 3 मार्क्स की पूछी जाती है, इस वजह से हम इसके एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोनार के बारे में, सोनार क्या होता है? वैसे तो ये जो पार्ट है वो हमारा एग्ज़ाम पर्पज़ से मतलब ये बोल सकते हैं कि अभी जो हमारा सीबीएसई का सिलेबस है, उसमें से कट हो चुका है, लेकिन सोनार के ऊपर तब भी क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं, तो हमें सोनार के कॉन्सेप्ट्स को समझना है। उसके बाद साउंड को सुनने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी में कौन-सा पार्ट है? ईयर। अगर हम उसी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो ये साउंड का चैप्टर हमारा थोड़ा अधूरा-अधूरा सा रहेगा। तो हम क्या करेंगे ह्यूमन ईयर के पहले स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके बाद वो किस तरीके से वर्क करता है हम उसको देखेंगे। तो हम क्या करेंगे एक-एक सारे कॉन टॉपिक्स को उठाएँगे और आज के लेक्चर को यहाँ से उसके बाद हमारा जो चैप्टर है ये साउंड वाला वो फिनिश हो जाएगा, जिसमें हमने आज का लेक्चर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होगा पूरे चैप्टर का, क्योंकि इसमें हम ईयर के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, साथ ही साथ सोनार जो हमारे पेपर के लिए सीबीएसई पैटर्न से रिमूव है हम उसको भी देखेंगे। तो ये होते हैं हमारे आज के लेक्चर के टॉपिक्स। अब क्या करेंगे एक-एक इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बारी आती है हमारे कौन से टॉपिक की एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे किसकी अल्ट्रासाउंड की। तो देखो अल्ट्रासाउंड हमने देखा भी होगा हमारी जो क्लिनिकल में हम यूज भी करते हैं। जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं अगर हमारे पेट में किसी भी तरीके का स्टोन होता है या पेट में जो भी हमारे इंटरनल्स ऑर्गन्स होते हैं उनको चेक करने के लिए उनके अंदर किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें कुछ एप्लीकेशंस दिए कि हम कहाँ-कहाँ पे अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक इन मेटल ब्लॉक्स इन इंडस्ट्रीज विदाउट डैमेजिंग देम। हम क्या करते हैं जो भी हमारी मेटल ब्लॉक है उसके अंदर जब हम अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो उस मेटल ब्लॉक के अंदर अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस करने से हम पता लगा सकते हैं कि वो जो मेटल के ब्लॉक्स है वो कहाँ से क्रैक है। क्योंकि क्या होगा देखो जो अल्ट्रासाउंड है जब हम उसको प्रोड्यूस कराएँगे मेटल ब्लॉक के अंदर अगर कहीं से भी क्रैक होगा तो वो वहां से बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो हम मेटल ब्लॉक के क्रैक्स को चेक करने के लिए भी किसका यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। सेकेंड यूज दे रखा है इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू क्लीन हार्ड टू रीच पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज स्पाइरल ट्यूब्स एंड ऑड शेप्ड मशीन्स एक्सेट्रा। देखो जो हमारी पतली पतली स्पाइरल शेप्ड में ट्यूब्स होती है मतलब जो इस तरीके से हमारी स्पाइरल शेप्ड की ट्यूब है उनको क्लीन करने के लिए देखो हमारे आसानी से हाथ तो पहुंच नहीं पाएगा ना ही कोई ऑब्जेक्ट हम साफ कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं इन स्पाइरल शेप की जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुंच पाता ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम अपने हाथ से क्लीन नहीं कर पाते तो वहां पे हम क्या करते हैं अल्ट्रासाउंड्स को भेजते हैं जिसकी मदद से ये जो बहुत देखो अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड मतलब जिसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो किससे ज्यादा होगी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी मतलब वो बहुत ज्यादा हाई रेंज की है। तो जब हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स में उन हाई रेंजेस की अल्ट्रासाउंड्स को भेजते हैं जहाँ पे हम आसानी से नहीं पहुंच पाते जिन ऑब्जेक्ट्स को क्लीन करने के लिए तो वो क्या करते हैं वहां पे जाकर के जो भी हमारी इम्प्योरिटीज होती है उसको वहां से रिमूव आउट कर देते हैं जिससे वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है क्लीन हो जाता है जिसमें हमें किसी भी तरीके की अपने हाथ से नहीं यूज कर पा रहे बस हमें क्या करना है अल्ट्रासाउंड्स को भेजना है और वहां के एरिया को क्लीन करना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास इसमें गिवन है वो क्या है इट इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी सच एज लीवर गॉल ब्लैडर किडनीज यूटेरस एंड हार्ट। ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था और ये हमारा बेसिक सा नॉलेज है कि अल्ट्रासाउंड का यूज हम कहाँ करते हैं क्लिनिकल पर्पस में जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं मतलब बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स जिन्हें हम बाहर से नहीं देख पाते उसमें किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो गया या कोई डिजीजेस तो नहीं कॉज हो गए उन सबको चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ साउंड में थर्ड पॉइंट, वो क्या है? इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी मतलब इको प्रोड्यूस कराएंगे किसके अंदर? हार्ट के अंदर, जिससे हमें क्या मिलेगी? उसकी पिक्चर्स मिलेंगी, उसके रिफ्लेक्शन वेव्स देखने को मिलेंगी। These waves are used to reflect the action of heart and its images are formed. This technique is called echocardiography. तो echocardiography में होता है क्या है? हम साउंड वेव का यूज करके हार्ट में रिफ्लेक्शन कॉज करते हैं और उसकी इमेजेस को ड्रॉप करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। फिफ्थ है हमारे पास इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में हम क्या करते हैं? इस टेक्निक की मदद से जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके उनके पास इकोस को पहुंचा के उनकी वेव्स को कलेक्ट करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनोग्राफी बोलेंगे। तो क्या बोला गया है? द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग पिक्चर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब जो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी पिक्चर्स को कैप्चर करने के लिए हम बॉडी में किसको भेजते हैं? अल्ट्रासाउंड्स को, अल्ट्रासाउंड वेव्स को भेजते हैं, उनसे इको जनरेट कराते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं। तो इकोकार्डियोग्राफी और अल्ट्रासोनोग्राफी दोनों हमारी डिफरेंट है। इकोकार्डियोग्राफी में हम किसकी इमेज बना रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ हार्ट की इमेज बना रहे हैं उसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स को भेज के। लेकिन अल्ट्रासोनोग्राफी में हम क्या कर रहे हैं? वहां पर जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे लीवर हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स, तो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर हम अल्ट्रासाउंड वेव्स को प्रोड्यूस करा करके क्या ले रहे हैं? उनकी इमेजेस को ले रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट गिवन है क्या? अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू स्प्लिट टिनी स्टोन्स इन किडनीज इनटू फाइन ग्रेन्स। मतलब जो हमारे किडनी के अंदर छोटे छोटे स्टोन्स हो जाते हैं, जिसे हम हिंदी में पथरी बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड की मदद से उन्हीं छोटे छोटे स्टोन्स को ग्रेन्स की फॉर्म में, मतलब एकदम पिसा हुआ दरदरा फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते, ताकि वो किडनी से रिमूव आउट हो जाए। तो अगर हम देखो, ये तो हो गए हमारे एप्लीकेशन अल्ट्रासाउंड के। वहां पे हमने एक और एप्लीकेशन पढ़ी थी, वो कौन सी थी? वो ये थी कि हम अल्ट्रासाउंड्स का यूज करते हैं बड़े बड़े मेटल ब्लॉक्स के क्रैक्स को देखने के लिए, और जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुंच पाता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स की क्लीनिंग के लिए। तो यहाँ पे हमें एक पिक्चर दे रखी है, उसमें क्या दे रखा है? देखो, ये हमारे पास एक मेटल का ब्लॉक है स्क्वायर शेप में, जिसमें हमने क्या करा है? अल्ट्रासाउंड्स को भेजा है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये हो गया हमारा मेटल ब्लॉक। मेटल ब्लॉक में क्या देखा हमने कि अल्ट्रासाउंड्स को जब हम इधर से पास आउट करते हैं, तो वो क्या होता है? वो डिटेक्टर में डिटेक्ट हो जा रहे हैं, मतलब जहां पे क्रैक नहीं होगा वहां से आसानी से अल्ट्रासाउंड निकलेंगे और डिटेक्टर में क्या हो जाएंगे? डिटेक्ट हो जाएंगे, मतलब पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे क्रैक नहीं है, इस वजह से जो हमने अल्ट्रासाउंड भेजी थी वो रिटर्न होकर के डिटेक्टर तक पहुंच रही है। अगर मान लो वहां पे किसी भी तरीके का कोई ब्रेक देखने को मिलेगा, कोई क्रैक देखने को मिलेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अल्ट्रासाउंड वहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएगा, मतलब वहां पे डिटेक्टर में वो डिटेक्ट नहीं होगा। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे मेटल ब्लॉक के अंदर क्रैक्स देखने को मिल रहा है। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, वो क्या है? सोनार। सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म को याद करना है, क्योंकि फुल फॉर्म तो पेपर में पूछते ही पूछते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक पहला क्या हो गया? सोनार की फुल फॉर्म। कि सोनार होता क्या है? तो सोनार की फुल फॉर्म हमें क्या देखने को मिल रही है? साउंड, एस से साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। यानी एस ओ का हो गया साउंड, एन से हो गया नेविगेशन, ए से हो गया एंड आर से हो गया रेंजिंग। तो सोनार की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई, या फिर सोनार की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग।
सोनार को यूज़ किया क्यों जाता है? सोनार एक तरीके का डिवाइस है जिसको यूज़ किया जाता है डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए और स्पीड को फाइंड करने के लिए, वो भी किसकी? जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पानी के अंदर रहते हैं, उनके डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए। तो सोनार होता है क्या है? सोनार कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड अ रिसेप्टर और डिटेक्टर एंड इंस्टॉल्ड एट द बॉटम ऑफ अ शिप। सोनार में क्या-क्या देखने को मिलता है? एक हमें ट्रांसमीटर देखने को मिलेगा, एक रिसेप्टर देखने को मिलेगा और एक हमें देखने को मिलेगा उसमें डिटेक्टर। तो हम ट्रांसमीटर, रिसेप्टर और डिटेक्टर की मदद को से सोनार का फॉर्मेशन करते हैं और उस सोनार को शिप के बॉटम पे यानी नीचे को पुट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं ताकि हम उससे उसकी डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड को मेज़र कर सकें। ट्रांसमीटर क्या करेगा? ट्रांसमीटर प्रोड्यूस करेगा, ट्रांसमिट अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। ये वेव्स क्या करेंगी? ट्रेवल करेंगी पानी के थ्रू एंड आफ्टर श्रिंकिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑन द बॉटम ऑफ सी आर रिफ्लेक्टेड बैक एंड रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर। देखो, ट्रांसमीटर ने क्या करा? अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजा। वो अल्ट्रासोनिक वेव्स पानी से पहुंचते हुए जो नीचे के जितने भी सरफेस होंगे, चाहे वो किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट हो गया या फिर कोई हार्ड सरफेस हो गया, वहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर के डिटेक्टर से क्या होगा? डिटेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास सोनार को समझने के लिए एक पिक्चर दी गई है। इसमें क्या दिया गया है? देखो, एक शिप है। इस शिप के नीचे हमारे पास दो डिटेक्टर और ट्रांसमीटर लगे हैं। ये क्या है? ये हमारे सोनार है। सोनार में क्या होता है? एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसेप्टर होता है और एक क्या होता है? डिटेक्टर होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस कंडीशन में, इस पिक्चर के अंदर हो क्या रहा है? इसमें हो इस तरीके से रहा है कि देखो, जो हमारा यहाँ पे ये ट्रांसमीटर गिवन है, वो ट्रांसमीटर क्या करेगा? नीचे की तरफ कौन सी वेव भेज रहा है? अल्ट्रा सोनिक वेव्स को भेजेगा। जब वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजेगा तो सी बेड मतलब सी के जितने भी नीचे का बॉटम है, वहां से वो टकरा के दोबारा बाउंस बैक होके किससे डिटेक्ट होगा? डिटेक्टर से डिटेक्ट होगा, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो शिप है वो कितनी डिस्टेंस पर है, मतलब कितनी दूरी पर है नीचे के बॉटम से, या उसकी डायरेक्शन क्या चल रही है, या फिर जो हमारी शिप है उसकी क्या है? स्पीड क्या है। तो हम क्या करते हैं? सोनार का यूज करके अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को ट्रांसमीटर से भेज के रिफ्लेक्ट होने के बाद डिटेक्टर से मेजर करके पता लगा सकते हैं कि जो हमारी शिप है वो कितनी डिस्टेंस पर है सी के बॉटम से और उसकी डायरेक्शन और स्पीड क्या है। क्या बोला गया है? दिस रिफ्लेक्टेड वेव्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय डिटेक्टर। देखो, ट्रांसमीटर क्या कर रहा था? ट्रांसमीटर हमारे अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को वाटर के अंदर भेज रहा था जो सी के बॉटम से टकराकर डिटेक्टर से डिटेक्ट हो रही थी। अब वो डिटेक्टर क्या करेगा? वो रिफ्लेक्ट की हुई वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, जिससे जो हमारा सोनार डिवाइस है उसको मेजर करेगा टाइम टेकन बाय अल्ट्रासाउंड वेव्स टू ट्रेवल फ्रॉम शिप टू बॉटम ऑफ सी एंड बैक टू शिप। यानी सोनार जो डिवाइस है वो ये देखेगा कि अल्ट्रासाउंड वेव्स को कितना टाइम लगा है शिप से नीचे बॉटम पे टकरा करके दोबारा शिप तक आने में। हाफ ऑफ दिस टाइम गिव्स द टाइम टेकन बाय द अल्ट्रासाउंड वेव्स फ्रॉम शिप टू बॉटम। मतलब ये बोला गया है कि इस टाइम का जो हाफ पोर्शन होगा, मतलब टोटल टाइम का जो भी हाफ पार्ट होगा, वो हमें ये बताएगा कि अल्ट्रासाउंड वेव को कितना टाइम लगा है शिप से नीचे सी के बॉटम तक पहुंचने में।
तो यहाँ पे अगर हम टाइम और डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो हमें पता है। देखो, इसमें क्या बोला गया है, लेट करते हैं कि जो हमारा टाइम इंटरवल लगा है ट्रांसमिशन और रिसेप्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड में, वो कितना लगा है, टी। मतलब हमने क्या देखा, बोर्ड से जितने टाइम पे हमारा जो गया है, मतलब अल्ट्रासाउंड गई, वहां से रिफ्लेक्ट हुई, तो उसमें टोटल कितना टाइम लगा है, उसको टी लगा है। ठीक है। और हम ये देखेंगे कि स्पीड जो जो होगी किसकी, साउंड की, जो ट्रेवल करेगी किसके अंदर, सी वाटर के अंदर, वो कितनी है, वो हो गई हमारी v। और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना लगेगा ट्रेवल करने में, वो कितना है हमारा 2D। देखो यहाँ पे हमने 2D क्यों मेंशन करा, मानो यहाँ पे हमारा ट्रांसमीटर है, ये हमारा डिटेक्टर है, ये हो गया हमारा सी का बॉटम। तो पहले वो d डिस्टेंस चला, देन वो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा d गया। और यहाँ पे हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वेव की, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, पहले वो आई और गई, यानी d प्लस डी टोटल कितना हो गया, 2D हो गया हमारा डिस्टेंस। यहाँ से अगर हम निकालें स्पीड इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड हो गया हमारा v, डिस्टेंस हो गया हमारा 2D, टाइम हो गया t। तो अगर हम डिस्टेंस को निकाले तो हो जाएगा 2D इज इक्वल्स टू में v इंटू में t। यही हमारा क्या कहलाता है, इको रेंजिंग कहलाता है। यानी अगर हम स्पीड को v को t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे किसके बराबर आएगा, ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस के बराबर आएगा। मतलब जितना अल्ट्रासोनिक साउंड को टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने को मिला, वही हमारा किसके बराबर होगा, वेलोसिटी यानी स्पीड इनटू टाइम के बराबर। नेक्स्ट बोला गया हमारा इसमें, द सोनार इज यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ सी। सोनार का यूज किया जाता है सी की डेप्थ, गहराई को नापने के लिए। टू लोकेट अंडर वाटर हिल्स, अंडर वाटर हिल्स को लोकेट करने के लिए। वैलीज को देखने के लिए, सबमरीन्स, आइसबर्ग्स एंड संकन शिप, इन सबको देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सोनार का यूज करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे बैट्स होते हैं यानी चमगादड़ होते हैं, वो डार्क नाइट में, मतलब एकदम नाइट में फ्लाई करते हैं, जो एमिट करते हैं हाई पिच के अल्ट्रासाउंड वेव्स को, विच आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्स्टेकल और प्रे एंड रिटर्न टू बैट्स ईयर। देखो, जो क्या होगा, चमगादड़ अपने प्रे को यानी अपने जो शिकार को उसको कैसे पकड़ते हैं, जो बैट्स होते हैं, चमगादड़ होते हैं, वो अपने अंदर से सोनार को रेडिएट करते हैं, मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं हाई पिच की, जो क्या करती हैं, अपने आसपास के प्रे से बाउंस बैक होकर के यानी टकरा करके बैट्स के ईयर तक पहुंचते हैं, कान तक उसकी वॉइस पहुंचती है, जिससे वो पता लगाते हैं कि जो हमारे प्रे हैं यानी जो हमारे शिकार है वो उनसे कितनी दूरी पर है, ताकि वो उन्हें आसानी से कैप्चर कर सके, पकड़ सके। नेक्स्ट इसमें पॉइंट दे रखा है, द नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन टेल्स, जो हमारा नेचर होगा रिफ्लेक्शन का, टेल्स द बैट वेयर द ऑब्स्टेकल और प्रे इज एंड व्हाट इट इज लाइक। तो ये वही चीज बता रखी है कि चमगादड़ अपने अंदर से अल्ट्रासाउंड वेव्स को प्रोड्यूस करते, ताकि ये पता चल सके कि उनका जो शिकार है वो उनसे कितनी दूरी पर है और वो उनको किस तरीके से कैप्चर कर सके।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें अब ह्यूमन ईयर। अब हम ह्यूमन ईयर के बारे में बात करेंगे। देखो, साउंड चैप्टर तो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हमें एक चीज तो ये पता होनी चाहिए जब हम साउंड के बारे में पढ़ रहे हैं कि साउंड हम किसकी वजह से सुन पा रहे हैं, कान की वजह से। तो कान में ऐसी क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से हमारा कान फंक्शन करता है, ईयर किस तरीके से फंक्शन करता है जिससे हमें चीजें सुनाई देती है। तो पहले हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद वो किस तरीके से वर्क करता है हम उसको देखेंगे। तो हम देखते हैं जो हमारा ईयर है उसमें 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है आउटर ईयर, जो बाहर की तरफ ईयर हम आसानी से देख पाते हैं, जिसमें हम पिन्ना को देखते हैं। साथ ही साथ मिडल ईयर और एक होता है हमारा इनर ईयर। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो हमारा पार्ट है ये हो गया हमारा आउटर ईयर का। उसके बाद जो ये हमारा पार्ट है वो है मिडल ईयर का, और ये जो अंदर के पार्ट्स है वो क्या हो गए हमारे इनर ईयर। उसके बाद दे रखा है द ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन विच हेल्प अस इन हियरिंग साउंड। हमें पता है हमारे पास टोटल 5 सेंस ऑर्गन है, आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। उसमें से जो हमारा सुनने का काम किसका है, उसमें से सुनने का काम है हमारे ईयर का। तो ईयर क्या हो गया, ईयर हमारा एक सेंस ऑर्गन है जिसको हम हेल्प में लाते हैं चीजों को सुनने के लिए। द आउटर ईयर इज कॉल्ड पिन्ना। इट कलेक्ट्स द साउंड फ्रॉम सराउंडिंग्स। देखो, अब इसमें ये पिन्ना के बारे में क्या बोला गया है, पिन्ना क्या होता है हम इसको देखेंगे। तो ये जो हमें कर्व्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब जिन्हें हम आसानी से अपनी आंखों से देख सकते हैं, बाहर के जो कर्व होते हैं उन्हें को हम क्या बोलते हैं, पिन्ना। ये पिन्ना क्या करता है, जो बाहर की जितनी भी साउंड है सराउंडिंग्स में उसको कलेक्ट करेगा। फिर उसके बाद इस साउंड को क्या करेगा, पास करेगा ऑडिटरी कैनाल के थ्रू। ये जो हमारी दे रखी है इस तरीके से पतली सी कैनाल, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। मतलब जो भी सराउंडिंग से साउंड आएगी वो पिन्ना से कलेक्ट होते हुए ऑडिटरी कैनाल के थ्रू आगे की तरफ फर्दर पास आउट होगी। और एट द एंड ऑफ ऑडिटरी कैनाल, जैसे हमारे इस ऑडिटरी कैनाल का एंड आएगा, मतलब ये जो हमारा ऑडिटरी कैनाल है इसका एंड आया, अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। वहां पे हम देखेंगे पतली सी हमें क्या देखने को मिलेगी, एक पतली सी मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी जिसे हम क्या नाम देंगे, ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे अगर हम ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में बात करें, तो जो ये हमारी छोटी सी मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, ये हमारी ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो अब तक क्या हुआ, अब तक पिन्ना ने सराउंडिंग से क्या करिए साउंड को कैप्चर करा है। उस साउंड को कैप्चर करने के बाद वो ऑडिटरी कैनाल के थ्रू पास आउट हुआ है, और जैसे ही हमारी ऑडिटरी कैनाल का एंड आएगा वहां पे एक हम पतली सी थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, और वह थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब देखो क्या बोला गया है, द मिडल ईयर, जो हमारा हमने देखा जो ईयर है उसके 3 पार्ट्स हैं। एक है हमारा उसमें आउटर ईयर, एक है हमारा उसमें मिडल ईयर, और एक पार्ट है हमारा उसमें इनर ईयर। अभी तक हमने आउटर ईयर में देखा कि पिन्ना ने जो भी थे साउंड्स उसको कलेक्ट करा और ऑडिटरी कैनाल के थ्रू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर हमारा जो ईयर ड्रम है वहां तक उसको भेज दिया। अब हम देखेंगे मिडल ईयर में क्या क्या होती है। तो मिडल ईयर में हमारी 3 बोन्स होती है। इन बोन्स का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको याद करते हुए चलेंगे। सबसे पहले आया एक हमारा हैमर बोन, एनविल बोन एंड स्टिरअप। ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड अप होते हैं, मतलब एक साथ जुड़े होते हैं। Free end of hammer touches eardrum and the depth of the stirrup linked with membrane of oval window of inner ear। देखो क्या बोला गया है, अगर हम यहाँ पे
बोन्स के बारे में बात करें तो ये एक हो गई हमारी हैमर बोन बोन वो ये रही हमारी। नेक्स्ट है हमारी एनविल और एक है हमारी स्टीरअप। ये क्या करेंगी, हैमर, एनविल और स्टीरअप, ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट से लिंक अप होंगे। ठीक है, और ये क्या करेंगे, आगे की तरफ जो हमारा हैमर है वो टच करेगा किसको, ईयर ड्रम को। और जो स्टीरअप है वो लिंक्ड करेगा मेम्ब्रेन से ऑफ ओवल विंडो ऑफ इनर ईयर, मतलब इनर ईयर की ओवल विंडो से लिंक करके रखेगा। The lower part of middle ear has a narrow Eustachian tube। ठीक है, देखो अब अगर हम यहाँ पिक्चर में देखें, जो हमारा ये मिडल ईयर है, मिडल ईयर का जो लोअर पार्ट है, नीचे की तरफ का जो पार्ट है, वहां पे एक पतली सी ट्यूब गई है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ये ट्यूब का नाम भी इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। वो क्या है, वो ये है कि लोअर पार्ट ऑफ मिडल ईयर में कौन सी पतली सी ट्यूब है, तो वहां पे वो हमें ट्यूब का नाम याद होना चाहिए, वो कौन सी है, स्टेशियन ट्यूब। मिडल ईयर हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम बारी आती है किसकी, इनर ईयर की। देखो इनर ईयर में क्या होता है, इनर ईयर में एक हमारी कॉइल्ड ट्यूब होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉक्लिया बोलते हैं। अब दोबारा से हम डायग्राम पे चलेंगे। डायग्राम में अब हम इनर ईयर के बारे में देखेंगे कि इनर ईयर कहाँ कहाँ पर किस पार्ट्स को बोला गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इनर ईयर में ये जो कॉइल्ड ट्यूब है, इसी को हमने क्या नाम दे रखा है, कोक्लिया। ठीक है, तो ये जो कॉइल्ड ट्यूब हमारे पास गिवन है, ये हमारे इनर ईयर का पार्ट है जिसको हमने नाम क्या दिया, कॉक्लिया। तो ये जो कॉक्लिया है ये कनेक्ट करती है ओवल विंडो से। अब ये ओवल विंडो कहाँ है, वो ये है, देखो ये जो कॉक्लिया है वो आगे जाके किससे कनेक्ट होगी, ये जो हमारा ओवल विंडो गिवन है उससे कनेक्ट होगी। एंड देन ये ओवल विंडो में देखो जो कॉक्लिया है वो फिल्ड होता है एक लिक्विड से, जिसके अंदर क्या पाई जाती है, बहुत तरीके की हमारी नर्व सेल्स पाई जाती हैं। अदर साइड ऑफ कॉक्लिया इज कनेक्टेड टू ऑडिटरी नर्व विच गोज टू ब्रेन। देखो ये जो कॉक्लिया है वो एक साइड से हमारे ऑडिटरी कैनाल से भी कनेक्ट है, दूसरी तरफ से वो ऑडिटरी नर्व से भी कनेक्ट है। क्यों, क्योंकि कॉक्लिया के अंदर हमारे पास लिक्विड पाया जाता है, वो लिक्विड क्या करता है, उस लिक्विड के अंदर हमारी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। फिर वही नर्व ऑडिटरी नर्व के थ्रू सिग्नल्स को पास ऑन करेंगी कहाँ, ब्रेन पे, ताकि वो हमें आसानी से सुनाई दे सके। तो यहाँ पे होता है हमारा ईयर का स्ट्रक्चर फिनिश। अब बारी आती है वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, हमारा ह्यूमन ईयर किस तरीके से वर्क करता है, अब हम उसको देखेंगे। तो यहाँ तक अभी तक हमने जो हमारा ईयर है उसके तीन पार्ट्स देखे, आउटर ईयर, इनर ईयर और आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, जिसमें हमने आउटर ईयर के सारे पार्ट्स देखे, मिडल ईयर के सारे पार्ट्स देखे और इनर ईयर के सारे पार्ट्स देखे। तो अब जो हमारा ह्यूमन ईयर है वो किस तरीके से वर्क करता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, पिन्ना का। पिन्ना क्या काम करेगा, बाहर से जितनी भी सराउंडिंग्स की साउंड है उसको कलेक्ट करेगा।
ईयर कैनाल यानी ऑडिटरी कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक भेजेगा। उसके पास मिडल ईयर पे हमारी 3 बोन प्रेजेंट थी, हैमर, एन्विल और स्टिरअप। इन तीनों से होते हुए वो जो हमारी साउंड वेव है, वो इनर ईयर के ओवल विंडो कॉक्लिया तक पहुंचेगी और कॉक्लिया में हमारी फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसके अंदर हमारी नर्व प्रेजेंट होती है। तो वो ऑडिटरी नर्व से होते हुए सिग्नल कहाँ तक जाएंगे? ब्रेन तक जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या याद करना है वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर में? उसमें हमें ये जो हमारे पास एक वे दे रखा है, किस वे में हमारी साउंड वेव ट्रेवल करेगी उसको याद करना है, जिसमें हमें याद रखना है कि पिन्ना से होते हुए साउंड वेव पहले ईयर कैनाल तक जाएगी, देन ईयर ड्रम, उसके बाद हैमर, हैमर से एनविल, एनविल से स्टिरअप, स्टिरअप से ओवल विंडो यानी इनर ईयर के अंदर कोक्लिया के अंदर से होते हुए ऑडिटरी नर्व से ब्रेन तक पहुंचेगी। इसी के बाद बोल रखा है व्हेन कंप्रेशन ऑफ साउंड वेव स्ट्रिक्स द ईयर ड्रम, जब हमारा जो साउंड वेव है वो ईयर ड्रम से स्ट्राइक करता है, एकदम से तेज के टकराता है, द प्रेशर ऑन द आउटसाइड ऑफ द ईयर ड्रम इंक्रीजेस एंड पुशेस द ईयर ड्रम इनवर्ड्स। मतलब देखो क्या बोला गया है, ये हमारे पास मानो ईयर ड्रम है। ये हमने क्या बनाया है, ये माना हमारे पास क्या दे रखा है, ईयर ड्रम दे रखा है। अब होगा क्या, जब इस ईयर ड्रम के पास तेजी से हमारी क्या आएगी, साउंड वेव्स आकर के हिट करेंगी, आउटवर्ड से साउंड वेव आएगी, तो ईयर ड्रम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा एंड पुशेस द ईयर ड्रम इनवर्ड्स। ये जो हमारा नॉर्मल अभी सरफेस है वो किस फॉर्म में हो जाएगा, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि इसमें आकर के हमारी क्या हिट हो रही है, साउंड वेव्स आके हिट हो रही हैं। एंड वाइल ड्यूरिंग रेयर फ्रैक्शन ईयर ड्रम मूव्स आउटवर्ड्स। रेयर फ्रैक्शन का मतलब हमें पता है, ये रेयर फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे हमारी डेंसिटी और प्रेशर कम होगा तो ये जो हमारा इनवर्ड की तरफ अभी ईयर ड्रम गया है वो रिलीज होके दोबारा अपने सेम पोजीशन पर आ जाएगा। थस ईयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ, और वो उसके बाद वो क्या करेगा, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा बैक एंड फोर्थ की मोशन में। These vibration are increased by three bones and middle ear transmitted through amplified pressure variation received from sound waves to inner ear। तो क्या बोला गया है, ये वाइब्रेशन हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा कैसे, जब ये हमारी थ्री बोन्स और मिडल ईयर ट्रांसमिट करेंगी, एम्पलीफाइज करेंगी। प्रेशर की वेरिएशन को और रिसीव करेंगे साउंड वेव्स को इनर ईयर के अंदर। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इन द इनर ईयर द प्रेशर वेरिएशंस आर टर्न्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय द कॉक्लिया। जो भी हमारे इनर ईयर के अंदर प्रेशर की वेरिएशंस होगी
वो टर्न हो जाएगी किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, किसके द्वारा, कॉक्लिया के द्वारा। और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या होंगी, पास आउट होंगी ब्रेन को किसकी मदद से, ऑडिटरी नर्व की मदद से, जिससे ब्रेन क्या कर पाएगा, इस साउंड को इंटरप्रेट कर पाएगा, समझ पाएगा और हमें बता पाएगा कि साउंड से किस तरीके की साउंड है और कैसे हमें इसे सुनने में आ रही है। तो यहाँ पर होता है हमारा ये जो ह्यूमन ईयर वाला कॉन्सेप्ट है वो फिनिश, और चैप्टर भी हमारा पूरा यहाँ पर फिनिश होता है। तो जिसमें अगर हम समराइज करें कि आज के हमारे टॉपिक्स क्या-क्या थे, तो सबसे पहले हमने अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशंस के बारे में देखा कि क्या-क्या एप्लीकेशंस है अल्ट्रासाउंड के, कहाँ-कहाँ पर हम अल्ट्रासाउंड्स का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को कैरी करता है पेपर में। साथ ही साथ उसके बाद हमने देखा, अल्ट्रासाउंड्स के बाद हमने सोनार के बारे में पढ़ा। सोनार की फुल फॉर्म क्या थी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, उसमें हमने सोनार में ये देखा कि सोनार का यूज शिप्स में किया जाता है ताकि वो सी वाटर की डेप्थ को, या सी जो हमारी शिप है वो कितनी किस डायरेक्शन में, कितनी डेप्थ पर है, कितनी हाइट पर है या कितनी डिस्टेंस पर है सी लेवल से, साथ ही साथ स्पीड को मेजर करने के लिए हम सोनार का यूज करते हैं। उसके बाद हमने ह्यूमन ईयर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि ह्यूमन ईयर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है हमारा आउटर ईयर रीजन, एक है हमारा इसमें मिडल ईयर रीजन और एक है हमारा इसमें इनर ईयर रीजन। और लास्ट में हमने इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ा, जिससे हमारा आज का चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। और ये होता है हमारे साउंड चैप्टर की फिनिश, यानी यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक्स को कवर करा और अपने इस चैप्टर को यहाँ पे फिनिश किया। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा होगा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के टॉपिक पे, क्योंकि फिजिक्स ऑलमोस्ट हमारी यहाँ पे कवर हो चुकी है। ये हमारे फिजिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर था जो हमने आज कंप्लीट कर लिया है।